तो बिहार की लोकोक्तियाँ, लोक परंपरा हमेशा से सत्ता को चैलेंज करने वाली रही है। ये बड़ी गजब बात हुई है कि आज बिहार जो है सत्ता के सामने सरेंडर कर रहा है। कॉल सेंटर से ही काम हो रहा है ना। न्यूयॉर्क का काम गुड़गांव में बैठ करके हो रहा है, तो लंदन का काम और न्यूयॉर्क का काम मुजफ्फरपुर में बैठ के नहीं हो सकता है। आप पैसा कहाँ से दीजिएगा, उनको वेतन कहाँ से दीजिएगा? इसका ये सवाल है कि क्या आप जेल से दीजिएगा? तो जेल का उनका जवाब है वो लालू जी के चारा घोटाले से। किसी भी सरकार से जब आप ये सवाल पूछेंगे तो वो यही कहते हैं कि खजाने में पैसा नहीं है। ठीक है, खजाने में पैसा नहीं है तो सारा एमपी का वेतन बंद कर दो, सारा भत्ता बंद कर दो। प्रधानमंत्री के लिए 8,000 करोड़ का विमान खरीदने का क्या जरूरत है? 8,000 करोड़ से कितने करोड़ का रोजगार दिया जा सकता है, आप इस पे विचार कीजिए। जनता लोकतंत्र में प्राथमिकता पे होनी चाहिए। जब लोकतंत्र में जनता प्राथमिकता पे नहीं होती है तो बहानेबाजी लोग करना शुरू करते। ऐसा तो नहीं होगा कि जो है जो भाषण देता है वो हमेशा भाषण ही देते रहेगा और चुनाव ही लड़ता रहेगा और बाकी लोग दरी बिछाते रहेंगे। लोकसभा का चुनाव हम लड़े तो बाकी लोग जो हमारे साथ काम कर रहे थे वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जो और उनके साथ लोग काम कर रहे हैं वो आगे पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। सब चुनाव हम ही लड़ेंगे तो बाकी लोग पार्टी के साथ नहीं हुआ है तो क्या प्लानिंग है पहला चरण में, कोई प्रोग्राम है? देखिए, पहला चरण में एक्चुअली हमारी पार्टी के कोई कैंडिडेट है नहीं और इस बार के चुनाव में 5 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। आरजेडी, कांग्रेस और तीनों लेफ्ट पार्टी, 5 पार्टियों का गठबंधन है। वैसे तो 243 सीट पे महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और जब एक गठबंधन होता है तो हमारा सीट और उनका सीट इस तरीके का कोई विभाजन नहीं होता है। तो 12 तारीख से हम लगातार बिहार में हैं। 12 तारीख को 2 नॉमिनेशन में हम बेगूसराय गए थे, उसके बाद फिर 2 और नॉमिनेशन के लिए बेगूसराय गए। उसके बाद अभी हरलाखी में एक नॉमिनेशन था, वहीं पे आम सभा थी, उसमें गए और वहाँ पे आरजेडी के भी, कांग्रेस के भी और लेफ्ट के भी प्रत्याशी सब लोग मौजूद थे। तो तीनों चरण का जब नॉमिनेशन हो गया है उसके बाद 20 तारीख से फॉर्मल कैंपेनिंग शुरू हुआ है। आज हमारा भी शेड्यूल बना है। उससे पहले जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें नामांकन सभाओं में जाकर के शिरकत कर रहे थे, उसमें शामिल हो रहे थे। आज शेड्यूल बना है। मुख्य रूप से मुझे जिम्मेवारी बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में जो 7 विधानसभा है उसकी जिम्मेवारी मिली है। इसके साथ साथ सीपीएम का जो 4 सीट है जिसमें से एक बेगूसराय में है, एक विभूतिपुर में है समस्तीपुर में, और 2 विधानसभा है पिपरा कोठी और मांझी, तो उसकी जिम्मेवारी भी हमको दी गई है। तो जैसे जैसे अनुरोध आ रहा है उस अनुरोध को हम लोग फॉरवर्ड करते हैं जो जॉइंट कैंपेन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है उनके पास, और उस जॉइंट कैंपेन कोऑर्डिनेशन कमेटी में हर पार्टी के सदस्य जो है वो शामिल हैं। तो जहाँ जहाँ से रिक्वेस्ट आता जाएगा, जो पार्टी के लोग जहाँ जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे। और इंडिविजुअली तो बहुत सारे दर्जनों जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने संपर्क किया है। फॉर्मेट ये है कि जिस भी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो अपनी पार्टी को कहेंगे और उनकी पार्टी जो है हमारा जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी में अपना रिक्वेस्ट डालेगी और जहाँ जहाँ संभव होगा वहाँ करेंगे। दूसरा सवाल है तेजस्वी के साथ मंच साझा नहीं करने का मामला अभी काफ़ी मीडिया में छाया हुआ कि कन्हैया तेजस्वी के साथ नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी को लग रहा है कि भाई हमारा एक और कॉम्पिटिटर है, तो आप क्या मानते हैं? आप भी बच रहे हैं या तेजस्वी बच रहे हैं, या प्रोग्राम भी उस तरह का नहीं बन रहा है? देखिए, बात ये है कि आपने कहा कि मीडिया में आया है, मीडिया में बहुत कुछ आते रहता है। मेरे ख्याल से इस संबंध में ना आपकी तेजस्वी जी से बात हुई थी और ना जो है हमसे कोई बात किया है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई ज़रूरी सवाल है। अभी महागठबंधन जो है उसमें जो 5 पार्टियों के लोग शामिल हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि बिहार को सांप्रदायिकता की आग में जलने से बचाना है और विकास के नाम पे जो लूट हुई है उस लूट को उजागर करना है। और बिहार की जनता के जो मुख्य सवाल हैं
जिसमें रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और पलायन, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। हर रैलियों में, हर सभा में, हर प्रोग्राम में, हर अपील में हम लोग इसी पे अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं। और हमारे लिए इधर उधर की बात है, हम इधर उधर की बात में शामिल नहीं होना चाहते हैं। जहाँ जहाँ प्रोग्राम बनेगा, जिनके साथ भी प्रोग्राम बनेगा, शामिल होंगे। गठबंधन में सीपीआई को 6 सीटें मिली, आप कितना सही मानते हैं, या क्या आपको लगता है कि ये 6 सीटें ही मिली थी, या दावेदारी तो ज़्यादा थी, लेकिन क्या सम्मानजनक सीटें इसे कह सकते हैं आप? देखिए, सम्मान तो जीत में होती है। अगर मान लीजिए कि हम सीपीआई के मेंबर हैं, सीपीआई चाहे तो 243 पे अकेले चुनाव लड़ सकती है, लेकिन राजनीति जो है वो सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए तो नहीं होती है। राजनीति तो नीतियों को निर्धारित करने के लिए होता है, और नीतियों का निर्धारण तभी होगा जब आप अपनी राजनीतिक लड़ाई को और मजबूत बनाएंगे। 6 सीट मिला है, 4 सीट मिला है, लेफ्ट को 29 सीट मिला है, कांग्रेस को 70 सीट मिला है, आरजेडी को जो है 144 सीट मिला है। तो ये जो विभाजन है, इस विभाजन को हम लोग इस रूप में देखते हैं कि सीट को अलग अलग करके नहीं देखना है, पूरे बिहार को एक साथ मिला करके देखना है। और बिहार की जनता एक बदलाव चाह रही है। बिहार के लोग यह महसूस कर रहे हैं कि बिहार में एक नए विकल्प की ज़रूरत है। उस विकल्प को हम लोग तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है संख्या का, मेरे ख्याल से संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती है। मैं एक उदाहरण आपको जो है महाभारत का देना चाहता हूँ। कौरव तो 100 थे, पांडव 5 थे, लेकिन धर्म की उस लड़ाई में बताइए न्याय का पलड़ा किस तरफ झुका हुआ था? 100 की तरफ झुका हुआ था या 5 की तरफ झुका? आप तो 6। तो न्यायपूर्ण लड़ाई जो है जनता के लिए वो महत्वपूर्ण है। और जो पार्टी उसको ईमानदारी से लड़ेगी, अपनी प्रतिष्ठा को पीछे छोड़कर, अपनी अवसरवादिता को पीछे छोड़कर, जनता के सवालों को, उनके मुद्दों को जो आगे रखेगी, जनता उसे अपना पहला पसंद के रूप में स्वीकार करेगी। तो आज हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है कि किसको कितना सीट मिला है। हमारा मुद्दा ये है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे एक यूनिटी बनने की ज़रूरत थी। अगर वो यूनिटी 6 सीट लेकर के ही बनना संभव था तो वही लोगों ने किया है, और मैं इसको जो है गलत नहीं समझता। पार्टी को आगे ले जाने को लेकर क्या आपका रोड मैप है, और पार्टी का सेंट्रल का क्या रोड मैप है कि अब इस चुनाव के बाद या इस चुनाव में कैसे आप पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हम 18 साल ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर रहे। 2002 में जब हम 10th पास किए थे तब हम AIESEF के मेंबर बने थे। अब हम अपनी PhD की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, डॉक्टरेट की उपाधि ले ली है। इस पूरे दौरान हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर रहे। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में जब बना था तो उसका नारा था कि हमको देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करना है। और देश जब अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया, देश जब आज़ाद हो गया तो देश में जो बची खुची गुलामी है, उस बची खुची गुलामी को के खिलाफ संघर्ष करना ही हमारा मसला है। उसी पे हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसीलिए हमारा नारा हमेशा होता है स्टडी एंड स्ट्रगल। लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को, यही हमारा स्लोगन है। पार्टी का रोड मैप भी इसी पे आधारित है। लेफ्ट पार्टियां चाहे अब दुनिया भर में इसका विश्लेषण करें या बिहार की बात हो, ये संघर्ष से जिंदा रह सकते हैं। तो हमारा रोड मैप वही है कि सरकार से बाहर हैं तब भी संघर्ष कर रहे हैं, सरकार में शामिल होंगे तब भी संघर्ष करेंगे, क्योंकि जनता की जो लड़ाई है, जनता के जो मुद्दे हैं, वो सिर्फ सरकार बदल जाने से समाप्त नहीं होते हैं। आपको मालूम है कि सत्ता का चरित्र क्या होता है, सत्ता का स्वभाव क्या होता है, और इसीलिए कमज़ोर लोगों के पक्ष में, शोषितों वंचितों के पक्ष में जो आम लोग हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे आम व्यापारी वर्ग हो, चाहे बिहार का नौजवान हो या बिहार के किसान हो, या अलग अलग प्रकार के जो शोषण हमारे समाज में देखने को मिलते हैं, जो ऊंच नीच और भेदभाव देखने को मिलते हैं, उसको ख़त्म करते हुए समानता और न्याय को कैसे स्थापित करना चाहिए, यही हमारा रोड मैप है। रोड मैप में हम सिंपल ये बात कहते हैं कि बिहार के पास सब कुछ। आप बिहार के इतिहास को उठा करके देखिए कि जैन धर्म के जो महान गुरु हुए वो भी बिहार में ही आकर के पैदा हुए,
बिहार में उनका जन्म हुआ, बिहार में उन्होंने ज्ञान प्राप्त की, बिहार में उन्होंने जो है जनता के बीच काम किया। चाहे आप बुद्ध धर्म की बात करें, चाहे आप सिख धर्म की बात करें, चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें, चाहे आप अम्बेडकर के आंदोलन की बात करें, चाहे आप जेपी के आंदोलन की बात करें, चाहे आप किसान आंदोलन में शाहजानंद सरस्वती की बात करें, चाहे आप सामाजिक न्याय के आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर की बात करें, चाहे आप स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को उठा करके देखें। 1857 के क्रांति का बिगुल जो है यहाँ पे वीर कुंवर सिंह जी ने ठोका। चाहे आप चंपारण के किसान आंदोलन की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था और पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जॉबलेसनेस के तरफ जा रही है। उसका मुख्य वजह क्या है? उसका मुख्य वजह ये है कि ऑटोमाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है, आज हम लोग जो है एआई के ज़माने में रहते हैं। हर तरह का जो वर्किंग प्लेस है उसका ऑटोमाइजेशन हो रहा है। आप देखिए कि आज घर तोड़ने के लिए जो है हथौड़े का इस्तेमाल नहीं होता है। कंगना का घर जो है वो जेसीबी से तोड़ा गया ना, हथौड़ा से तो नहीं तोड़ा गया। तो हर जगह आप देखेंगे कि मशीन का प्रयोग हो रहा है। और आप देखिए कि टेक्नोलॉजी किस लेवल पे पहुंच गई है कि क्रिकेट मैच जो है वो दुबई में हो रहा है, दर्शक जो है वहाँ पे है नहीं। सारे लोग जो आईपीएल देख रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं? वो भारत में देख रहे हैं। आप देखिएगा कि लाइव 40 लोग, 50 लोग, 75 लाख लोग जो है उसको लाइव देख रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी ने एक नई परिस्थिति पैदा की है कि हम जॉबलेसनेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एसेंशियल सर्विसेज को चलाने के लिए ह्यूमन लेबर की या फिजिकल लेबर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिहार की जो एसेंशियल सर्विस है, जिसमें एजुकेशन सेक्टर है, जिसमें विद्युत सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, जिसमें सिक्योरिटी है, जिसमें पुलिस है, बाकी के जो है उसके अलग अलग जो महकमे हैं, इसके साथ साथ जो वाटर सप्लाई है, इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है, ये जितने भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, इसमें जो रिक्तियां हैं, सिर्फ उन रिक्तियों को भी भर दिया जाए ना तो ये आंकड़ा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी पर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इसको आप पैसा कहाँ से दीजिएगा, उनको वेतन कहाँ से दीजिएगा। नीतीश कुमार का ये सवाल है कि क्या आप जेल से दीजिएगा? तो जेल का उनका जो अर्थ है वो लालू जी के चारा घोटाले से। नहीं, मैं इस तरह की राजनीतिक टिक्का टप्पनी में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमने पढ़ाई लिखाई की है, हमारे जैसे बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं ने पढ़ाई लिखाई की है, और जो इंसान जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उससे अगर आप व्यूज लेंगे, उसकी बातों पे अगर आप चलने का प्रयास करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि बिहार के रेवेन्यू सिस्टम को ठीक करके जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लोर करके विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें मुख्य चीज़ जो है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति का, पॉलिटिकल जो विलिंगनेस है, जो विल पावर है, ये उसकी बात है। देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। प्राथमिकता का सवाल है। अब आप देखिए, किसी भी सरकार से जब आप ये सवाल पूछेंगे तो वो यही कहते हैं कि खजाने में पैसा नहीं है। ठीक है, खजाने में पैसा नहीं है तो सारा एमपी का वेतन बंद कर दो, सारा भत्ता बंद कर दो। प्रधानमंत्री के लिए 8,000 करोड़ का विमान खरीदने का क्या जरूरत है? 8,000 करोड़ से कितने करोड़ का रोजगार दिया जा सकता है, आप इस पर विचार कीजिए। ये प्राथमिकता का सवाल है। प्राथमिकता अगर हमारी हो जाएगी तो आप जो है मंत्रालयों में घूम करके देखिए कि किस तरीके से जो है रेवेन्यू बर्बाद होता है। आप जा करके देखिए किस तरीके से जो है नेताओं के लिए लग्जरी व्यवस्था जो है वो की जाती है। मेरा ये प्रश्न है, रेवेन्यू नहीं है ना राज्य में, 25 हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ रहा है? नाना के घर से पैसा लाए हैं कि जनता का ही पैसा घुमा रहे हैं? कहाँ से आया है पैसा? तो रेवेन्यू अगर नहीं है, राज्य गरीब है, तो राज्य का नेता हेलीकॉप्टर से कैसे घूम रहा है? कहाँ से पैसा लाया है? वो कहाँ से आया है? किस जेल से आया है? किस तहखाने से आया है? और कोई एक दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकता है, सब हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है। ये प्रश्न है ना भाई, इस प्रश्न का विचार करना चाहिए ना। क्या वाकई पैसा नहीं है या पैसा खर्च करने की प्राथमिकता अलग है? कहाँ हम खर्च करना चाहते हैं? अभी देखिए, प्रधानमंत्री जी की सभाएं होंगी, उसका जो मंच लगेगा, जोड़िएगा कि उसका खर्चा क्या है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। जनता लोकतंत्र में प्राथमिकता पे होनी चाहिए। जब लोकतंत्र में जनता प्राथमिकता पे नहीं होती है तो बहानेबाजी लोग करना शुरू करते हैं। आप सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं? हम कैसे सीएम कैंडिडेट होंगे?
सीएम कैंडिडेट होने के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपकी पार्टी का इतना बड़ा जनाधार होना चाहिए कि आप पहले महागठबंधन में सबसे बड़ा है। चिराग तेजस्वी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट हैं आपको आगे रखना चाहिए महागठबंधन। पढ़े लिखे तो सबसे ज्यादा अमर्त्य सेन है, तो वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं? सबसे देश में पढ़े लिखे तो जो अमर्त्य सेन है। नहीं, युवाओं की, बिहार के युवाओं में तो कन्हैया कुमार डॉक्टरेट, युवाओं में तेजस्वी 9वीं फेल, जैसा वो क्रिकेट के चलते हो गए। युवाओं में भी बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। बिहार में कन्हैया कुमार तो हम महागठबंधन थोड़ी है। नहीं, तो बिहार में इकलौता पीएचडी नहीं है ना, तो बिहार के हजारों लोग पीएचडी हैं। देखिए, ये बात ना समझना चाहिए हम लोगों को। कबड्डी टीम तो है नहीं कि जो है 7 लोगों में कैप्टन हो जाएंगे। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुमत जो है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर होता है। तो जो घटक दल में राजनीतिक दल हैं, जिनका जितना बड़ा जनाधार है, उनके पास उतनी बड़ी सीट है, और जो सीट है उसका बंटवारा ही अगर ऐसे है कि 144 आरजेडी के पास है, 29 जो है लेफ्ट के पास है, और 70 जो है वो कांग्रेस के पास है, तो हम सीएम कैंडिडेट कैसे हो जाएंगे? ये तो स्वाभाविक बात है ना। जिसके पास संख्या होगी उसी का सीएम होगा। हम ये कहते हैं कि अगर महागठबंधन के पास संख्या होगी तो महागठबंधन का सीएम होगा, अगर एनडीए के पास संख्या होगी तो एनडीए का सीएम होगा। और आप ये भी देख लीजिएगा कि अभी लग रहा है ना, नीतीश जी के पास ज़्यादा सीट था इसीलिए नीतीश जी सीएम थे। कल को बीजेपी के पास ज़्यादा सीट हो जाएगा तो नीतीश जी को सीएम दे देगा, ऐसा नहीं होता है। लोकसभा में आपके खिलाफ तेजस्वी कैंडिडेट उतार दिए बेगूसराय में, फिर उसी तेजस्वी के साथ। देखिए, चुनाव में और राजनीति में समय समय पे राजनीतिक फैसले लोग बदलते रहते हैं। साल भर का लोकसभा में उनको लगा कि जो है हमको इनके खिलाफ लड़ना चाहिए तो अपना खिलाफ कैंडिडेट दे। उन्होंने ये भी कहा था कि एक जिले और एक जाति की पार्टी है, ये ऑफिशियल बयान उन्होंने दिया था। तो नीतीश जी तो कहे थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से नहीं मिलूंगा। नीतीश का तो बात, तेजस्वी और कन्हैया का राजनीति की बात कीजिए, व्यक्ति की बात नहीं कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी राजनीति व्यक्ति की नहीं है। आपका वोट तो कट गया बेगूसराय। नेता का सवाल नहीं है, नीति का सवाल है। क्या हो गया? बेगूसराय में आप जीत सकते हैं, कहीं ना कहीं तो वोट काट दिए तनवीर हसन को। जीत सकते थे, कहते हैं ना, बच्चन साहब ने एक बात लिखी है कि जो बीत गई सो बात गई, माना कि बेहद प्यारा था। जीत सकते थे। अभी हकीकत यह है कि गिरिराज सिंह वहाँ से जीते हैं और जो है केंद्रीय मंत्री। आपको कम से कम यहाँ प्रत्याशी होना चाहिए था बिहार, आपके पास इतना अच्छा विजन है, कम से कम आप बिहार के किसी एक सीट से तो मतलब हम हमेशा उसी के साथ चुनाव ही लड़ते रहे। उसी के साथ एक और सवाल, एक बात समझिए, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और हर समय 12 महीने देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते रहते हैं। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, फिर बंगाल में होगा, आसाम में होगा, तमिलनाडु में होगा, लगातार चुनाव हो रहा है। अभी यहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो कहीं जो है म्यूनसिपल इलेक्शन का चुनाव हो रहा होगा, म्यूनसिपैलिटी का चुनाव हो रहा होगा, कहीं पंचायत का चुनाव हो रहा है। अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है, कल को पंचायत का चुनाव होगा। तो किसी पार्टी के हम सदस्य हैं तो उस पार्टी का जो फैसला है, उस पार्टी की जो राजनीतिक समझ है, उसका हम पालन करेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि हम कहेंगे हम हमेशा चुनाव ही लड़ेंगे, ये तो नहीं होगा। कभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरी बिछाने की भी जिम्मेवारी दी जा सकती है, कभी उसको भाषण देने के लिए भी कहा जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जो है जो भाषण देता है वो हमेशा भाषण ही देते रहेगा और चुनाव ही लड़ता रहेगा और बाकी लोग दरी बिछाते रहेंगे। लोकसभा का चुनाव हम लड़े तो बाकी लोग जो हमारे साथ काम कर रहे थे वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जो और उनके साथ लोग काम कर रहे हैं वो आगे पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। सब चुनाव हम ही लड़ेंगे तो बाकी जिस पार्टी के साथ है उसके तो सभी लोग लड़ते हैं। ये तो सभी पार्टी के लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे सभी पार्टी से मतलब नहीं है ना। मुझे तो अपनी पार्टी, उसका सिद्धांत, उसका व्यवहार, उससे मतलब है ना। हमारी तैयारी नहीं है तो हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। नीतीश चुनाव लड़ना ही तो राजनीति नहीं है ना। राजनीतिक पार्टी के अगर आप कार्यकर्ता हैं तो सिर्फ चुनाव लड़ना ही आपका काम नहीं है, आपका काम और भी है। पर्चा लिखेंगे, पोस्टर तैयार करेंगे, दरी बिछाएंगे, माइक लगाएंगे, ये भी तो काम है ना। हम लोकतांत्रिक होने की बात करते हैं, ये कोई मतलब मोनार्की चल रहा है क्या कि हम ही चुनाव लड़ते रहेंगे, बाकी सब जो है हमारी प्रजा है और हम राजा हैं, ऐसा तो नहीं है।
एक सवाल, नीतीश कुमार की आपने कुछ मुद्दों पे तारीफ की थी। नीतीश कुमार वैसे कौन से 15 साल में काम है जो आपको पसंद आता है, और वैसे कौन से काम है जो नीतीश कुमार नहीं कर सके? पूरे बिहार को जो पसंद आता है वही मुझे भी पसंद आता है। जैसे मैं जो बात कह रहा हूँ, जैसे आपको कौन सा मुद्दा पसंद आता है बताइए। महिला आरक्षण, और विश्वविद्यालयों में भी कुछ काम किए, शिक्षकों की बहाली जो है। ये आपको पसंद आता है ना? आपको भी ये पसंद आता है, आपको भी आता होगा, और भी लोगों से पूछ लीजिए। अरे जो काम होगा, जो काम दिखेगा, उसको कोई भी पसंद करेगा। और मैं इसीलिए ये राजनीतिक सिद्धांत की और ये राजनीतिक व्यवहार की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका विरोधी भी कुछ अच्छा कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ये सीधी सी बात है। और जो वो नहीं किया है उसकी आलोचना करनी चाहिए। और कल को वो करने के लिए अगर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाए तो आप कहीं कहाँ आपके साथ खड़े होंगे। ओवरऑल राजनीति का उद्देश्य समाज में परिवर्तन होना है ना, व्यवस्था में परिवर्तन होना है ना, जो स्थिति है उसमें सुधार होना है ना, कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चलता रहे कि कोई सही भी कर रहा है तो उसको गलत ही बोलेंगे और कोई गलत भी कर रहा है तो उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे साथ है इसलिए इसके गलत का भी हम समर्थन करें। ये नहीं होना चाहिए ना। यही राजनीतिक दुर्दशा ने तो आज बिहार की ये हालत कर रखी है ना। मैं पूछता हूँ कि कौन जिम्मेवार है इसके लिए? जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ बुद्ध को आकर के ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ किसानों के सबसे बड़े नेता शाहजहां सरस्वती का जन्म हुआ, सामाजिक न्याय का जिन्होंने एक जो है प्रैक्टिकल, सिर्फ भाषण में नहीं, प्रैक्टिस करके जिसको कर्पूरी ठाकुर ने दिखाया, जहाँ पे वीर कुंवर सिंह जैसे वीर पैदा हुए, जहाँ पे आपको माने गांधी जी जब आए बिहार तो बत्तख मियाँ करके एक रसोइया थे, जानना चाहिए बिहार की कहानियों को। बत्तख मियाँ को अंग्रेजी अफसर ने खरीद लिया कि गांधी के दूध में जहर मिला दो। बत्तख मियाँ बोले कि नहीं, ऐसा काम हम नहीं कर सकते हैं, और गांधी जी की जान बच गई और बत्तख मियाँ जेल चले गए। ये बिहार का इतिहास है। पूरा देश जब अभी किसान के लिए लड़ रहा है तो उसका उदाहरण अगर कहीं से लिया जा सकता है तो वो चंपारण से लिया जा सकता है। जो किसान बिल का आज विरोध हो रहा है ये उसी तरीके का बिल है जिस तरीके का कानून नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के किसानों के ऊपर थोपा। तो जिस राज्य का इतना बड़ा इतिहास रहा हो, उस राज्य के जो लोग हैं उनको राजनीतिक व्यवहार और उस व्यवहार में सही गलत की पहचान, कि हम हिम्मत से सच को सच और गलत को गलत कह सकें। मंडन मिश्र का नाम आप लोग जानते हैं ना? मंडन मिश्र को क्यों जाना गया? क्योंकि वो खुद अपने आप में जो है एक दार्शनिक थे। यहाँ पे जो है आपको गोनू झा की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो बिहार की लोकोक्तियाँ, लोक परंपरा हमेशा से सत्ता को चैलेंज करने वाली रही है। ये बड़ी गजब बात हुई है कि आज बिहार जो है सत्ता के सामने सरेंडर कर रहा है। इंदिरा जी का जब इमरजेंसी लगा था तो आंदोलन कहाँ हुआ? बिहार में। तो सत्ता को चुनौती देने का, एक स्थापित धर्म की सत्ता थी, उसको चुनौती किसने दिया? बुद्ध ने दिया। तो बिहार की वो परंपरा रही है। एक स्थापित सत्ता थी, उसको चुनौती किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने दिया। उनका जन्म कहाँ हुआ? पटना सिटी में जन्म। तो ये जो बिहार की परंपरा है उसको हमको जिंदा करना पड़ेगा और सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ेगा। और आज जो हमारी स्थिति है उसको परिवर्तित करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। और बिहार के लोगों के अंदर क्षमता है, उस क्षमता का अगर सही तरीके से मैनेजमेंट हो तो बिहार देश के टॉप राज्यों की सूची में सबसे ऊपर जा सकता है। आपके समझ से 5 ऐसे कौन मुद्दे हैं जिसपे अगले 5 साल में सरकार को काम करना चाहिए, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो या किसी? देखिए, बिहार में मैं बार बार कहता हूँ, बिहार की बात करें या किसी राज्य की बात करें, जो आपका अवेलेबल रिसोर्स है आप उसको एक्सप्लोर करें। तो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? मैं बार बार कहता हूँ ह्यूमन रिसोर्स। तभी तो हम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पलायन करके अपना श्रम जो है वो दूसरे लोगों को देते हैं। अगर उस ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट हो तो बिहार के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और उनको हम लगाएंगे कहाँ रोजगार पैदा करेंगे? क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा है कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो उसका आप मैनेजमेंट करेंगे जब ह्यूमन रिसोर्स को, तो कहाँ लगाएंगे? आप हेल्थ में लगा सकते हैं, आप एजुकेशन में लगा सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में लगा सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट में लगा सकते हैं, आप सर्विस सेक्टर में लगा सकते हैं। कॉल सेंटर से ही काम हो रहा है ना। न्यूयॉर्क का काम गुड़गांव में बैठ करके हो रहा है, तो लंदन का काम और न्यूयॉर्क का काम मुजफ्फरपुर में बैठ के नहीं हो सकता है। वहाँ पे जो है बिल्डिंग नहीं बन सकती है। आपको क्या प्रोवाइड करना है? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। खुद सरकार दावा कर रही है, मैं सुन रहा था नीतीश जी का भाषण
तो नीतीश जी कह रहे थे कि लगभग बिहार के सभी गाँव में बिजली पहुंचाने का काम पूरा हो गया है। तो बिजली पहुंच गया है, इंटरनेट आ गया है, और यही मजदूर, बिहार के ही मजदूर जाकर के जो है एंटीला बना रहे हैं ना। अंबानी जी का घर तो बिहारी मजदूर ही जाके बनाया होगा ना। तो वही मजदूर जो है यहाँ पे बिल्डिंग बनाएगा, यहाँ पे जो है शीशा का जो है घर बनेगा, और वहाँ पे बिहार के ही जो इंजीनियर जो ग्वालियर में पढ़े हैं, भोपाल में पढ़े हैं, पूना में पढ़े हैं, बेंगलोर में पढ़े हैं, वो यहाँ आकर के कॉल सेंटर में काम करेंगे। क्या दिक्कत है? अरे सुबह को आएंगे, काम करेंगे, शाम को जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, परिवार के साथ रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये, एक चीज का अगर आप मैनेजमेंट करें तो हमारे सारे सेक्टर जो है उसमें शामिल होते हैं, वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें आप एजुकेशन सेक्टर को ठीक कर सकते हैं, हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को ठीक कर सकते हैं, और एग्रेरियन बेस्ड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्रीज लगाइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। हमारा लीची जो है दुनिया भर में वैसे ही जा रहा है और बेहतर तरीके से जाएगा। हमारा अमरूद भी जाएगा, हमारा केला भी जाएगा, हमारे जो है मिथिला का मखाना भी जाएगा, यहाँ की मछलियाँ भी जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश की मछली बर्फ में पैक होकर के बिहार आती है। तो बिहार के नदी, नाला, पोखर, जिससे वाटर मैनेजमेंट अगर ठीक से हो तो यहाँ का मछली भी जो है वो जाएगा, फूड ऑन डिमांड जो है, फूड ऑन ऑर्डर जो है वो जाएगा दिल्ली, वो जाएगा बेंगलोर। इसको करने की जरूरत है, और मुझे अगर मौका मिलता एज ए पॉलिसी मेकर तो मैं अपना ध्यान इसी पे केंद्रित करता। और इतना बड़ा जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक बेस है पूरे देश में, तो ऐसा नहीं कि यहाँ जो डीएम है सिर्फ उन्हीं का जो है व्यूज लिया जाए। अगर बिहार का ही, बिहारी डायस्पोरा का ही कोई इंसान अगर बंबई में मान लीजिए कि वाटर रिसोर्स का एक्सपर्ट है, तो उससे लेकर के जो है वो पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार की जा सकती है और उसको बिहार में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। असल बात जानते हैं क्या है? नेता का नहीं है, नीति का है। और नीति जो है वो विजन से बनता है, और विजन जो है वो बिहार के लोगों में है। बात यह है कि उसको राजनीति में जगह नहीं मिली है। ये बिहार के युवाओं की जिम्मेवारी है कि जो हमारी काबिलियत है, जो हमारी कैपेबिलिटीज है, उसको एक स्पेस मिले और हम लोग बिहार को बेहतर बनाने का प्रयास करें। अभी बिहार में काबा और बिहार में ईबा का लड़ाई चल रही है। एक और जहाँ विपक्ष कह रहा है कि बिहार में काबा, और एक और एनडीए गठबंधन कह रहा है कि बिहार में ईबा। आप क्या कहते हैं कि बिहार में काबा? दोनों अतिशयोक्ति से भरा हुआ है, और अतिशयोक्तिपूर्ण बात से हम लोगों को बचना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिहार में कुछ नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बिहार में सब कुछ है। ये जो अतिशयोक्तिपूर्ण बातें होती हैं उससे हम लोगों को बचना चाहिए। और हमने कहा कि बुद्ध की धरती है ना बिहार, मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग होता है। और मध्यम मार्ग क्या है कि जो है उसको गर्व से स्वीकार करें, और जो नहीं है उसको बनाने का प्रयास करें। एक आशावादी सकारात्मक नजरिए की जरूरत है। इस तरह के पोलराइजेशन का, ध्रुवीकरण का जरूरत नहीं है, बल्कि सभी ध्रुवों को मिला करके हम मिल करके संयुक्त रूप से आगे कैसे करें, बढ़ें, इसकी कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, बिहार में अब योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की सभाएं भी शुरू होने वाली है। कल जेपी नड्डा ने बक्सर में कहा कि 300 आतंकवादी भारत में घुसने वाले हैं, इसलिए एनडीए को वोट करिए कि उसको रोक सकें। आप कैसे देखते हैं कि बिहार में फिर हिंदू मुसलमान और आतंकी चुनावी? मैं जब भी इन लोगों की किसी बात को सुनता हूँ तो मुझे यही लगता है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप प्रश्न पूछ रहे हैं और इसका जवाब नहीं देंगे तो आप कहेंगे कि हम प्रश्नों से भाग रहे हैं। कि नड्डा योगी के साथ मिल करके यूपी में खोद रहे हैं गड्ढा, और वही गड्ढा चाहते हैं कि वो बिहार में खोदें। तो बिहार में जो है नड्डा को गड्ढा नहीं खोदने दिया जाएगा। और बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो समझती है। और लोकतंत्र में जनता के विवेक पे हमको भरोसा रखना चाहिए। और कहते हैं ना कि एक उंगली हम किसी और पे उठाएं तो 4 उंगली जो है वो हमारी ओर उठती है। ये जो समझ है, इस समझ पर हम लोगों को काम करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी सरकार में नहीं थी। जो पिछला 15 साल का शासन है, उस शासन में जो है कमोवेश वो उतना ही शामिल है जितना जो है नीतीश जी हैं। थोड़े समय के लिए जो है वो उनके गठबंधन से अलग हुए थे, बिल्कुल थोड़े समय के लिए। तो उस 15 साल में जो नहीं हुआ है उसके लिए भाजपा भी उतनी ही जिम्मेवार है। मुझे कई बार अफसोस होता है कि सब लोग पॉइंट आउट करके सिर्फ नीतीश कुमार की आलोचना करते हैं। मैं इस पे बिल्कुल अपनी स्पष्ट राय रखता हूँ
और ये सब लोगों को समझना चाहिए कि पहले बीजेपी नीतीश जी की स्टेपनी थी, आज बीजेपी नीतीश जी को अपना स्टेपनी बनाने के फिराक में है। इसीलिए किसी को भी अपना ध्यान इस सवाल से नहीं भटकाना चाहिए कि बिहार चुनाव में असल खेल जो है वो बीजेपी कर रही है और तमाम तरीके के राजनीतिक उठापटक के पीछे भाजपा शामिल है। उसको पता है कि बिहार में वो क्षमता है कि देश की राजनीति को एक दिशा दे सकती है। इसीलिए दिशा को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं कि लोग विकास का हिसाब ना पूछें, लोग उनके काम का हिसाब ना पूछें, लोग जो उन्होंने वादे किए थे उसका हिसाब ना पूछें। इसीलिए वो इधर उधर की बात करते हैं। मैं बिहार की जनता से यह अपील करूंगा कि इधर उधर की बात ना करें, अपने मुद्दों पे टिके रहें और आप सोचें जब आप वोट करने के लिए जाएंगे 28 तारीख को, 3 तारीख को, 7 तारीख को, कि आपने जो झेला है पिछले सालों में आप उसको बदलना चाहते हैं नहीं चाहते। अंतिम सवाल, लेफ्ट को जात की राजनीति में आप कहाँ इस चुनाव में देख रहे हैं? क्योंकि जातीय पूरा हम तो नीतियों की राजनीति करते हैं, हम तो मुद्दों की बात करते हैं। हमारे लिए लोकतंत्र की परिभाषा में और संविधान के मानदंडों में सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग बराबर हैं। किसी के साथ किसी भी तरीके का जन्म के आधार पे या धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। बिहार हमेशा से सबको साथ लेकर चलने वाला राज्य बने, इसका प्रयास जो हमारे पुरखों ने किया है उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। किसी भी तरह के ऊंच नीच और भेदभाव पर आधारित राजनीति को स्वीकार नहीं करना है, न ही उसका समर्थन करना है। महागठबंधन की सरकार बनी तो लार्जेस्ट पार्टी के कारण तेजस्वी ही सी तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर गठबंधन को बहुमत मिलेगा तो सबसे ज़्यादा बहुमत सीट जो है वो आरजेडी के पास रहेगा, आरजेडी जिसको सीएम बना दे। और भारत के लोकतंत्र के इतिहास में तो हम लोग देखे हैं कि जो बड़ी पार्टी होती है वो अपना जो है सीएम या पीएम बनाती है। मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। यूपीए 1 में लेफ्ट भी था, बाकी दल भी थे, लालू जी भी थे उसमें। तो पीएम जो है वो सबको लग रहा था कि सोनिया गांधी बनेंगी, लेकिन सोनिया गांधी नहीं बनी, वो जो है मनमोहन सिंह को बना दी। तो जिस पार्टी के पास बहुमत होगा वो पार्टी जिसको सीएम बना दे, ये उस पार्टी का निर्णय है। बाकी जो गठबंधन हुआ है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हुआ है। पीएम जो भी हो, सीएम जो भी हो, हम तो सवाल यही पूछेंगे कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो तय किए थे उसमें काम क्यों नहीं हो रहा है। हमारी तो यही जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी का हम बखूबी निर्वहन करेंगे। ये इसका मैं आपको आश्वासन और भरोसा देता हूं।